हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्तराखंड ज्ञान गंगा। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 23 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का सेकेंड पार्ट। तो इसमें हम 51 क्वेश्चन नंबर से 100 क्वेश्चन नंबर तक यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने 1 to 50 तक के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया था। तो ये दोस्तों, ये छठवीं वीडियो है इस सीरीज़ की, और 5 वीडियो आपको पहले मिल चुकी हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शुरू से अंत तक जरूर इस वीडियो में बने रहें। तो पहले क्वेश्चन को लेके आते हैं। व्हाट इज द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑन अर्थ? पृथ्वी पर सभी गतिविधियों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर जो सभी गतिविधियां होती हैं, श्वसन से लेकर चाहे हम कोई भी गतिविधि की बात करें, तो उनमें हम सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, और उसी सोलर एनर्जी को सोलर विकिरण भी कहा जाता है या सोलर रेडिएशन कहा जाता है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फ्लोएम का एक संगठक है? तो फ्लोएम के संगठक यहाँ पर दारू वाहिनिका भी नहीं है, दारू मृदूतक भी नहीं है, और वेसल्स भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइब ट्यूब एलिमेंट्स या चालनी ट्यूब तत्व। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का एक उद्देश्य है। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का एम कौन सा है? इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब शुरू किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 30 नवंबर 2015 को शुरू किया गया है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, यानी कि गुड़गांव, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन के दौरान असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ किस कलर की लौ देंगे? तो मैं आपसे यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का सीधा सीधा मतलब है जहाँ पर सिर्फ हमें सिंगल बॉन्ड दिखाई देते हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी दिखाई देंगे, डबल बॉन्ड भी दिखाई देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड भी दिखाई देंगे। तो इनको हम कहेंगे दोस्तों अनसैचुरेटेड, और इनको हम कहेंगे सैचुरेटेड। जब भी हम सैचुरेटेड को जलाते हैं तो हमें एक क्लियर फ्लेम मिलेगी, क्लियर फ्लेम यानी कि ब्लू फ्लेम, जैसे कि आपको अपने गैस स्टोव से देखने को मिलती है। और जब हम अनसैचुरेटेड को जलाते हैं तो हमें ब्लू फ्लेम के साथ साथ यहाँ पर काला धुआं भी देखने को मिलता है। कभी कभी आपके गैस चूल्हे में दिक्कत हो जाती है, तो आपको भी यहाँ पर कुछ धुआं आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ से पीली लौ आपको देखने को मिलेगी, या जब आपका गैस समाप्त होने वाला होता है तब भी ये घटनाएं आपके सामने होती हैं। तो जब भी हम अनसैचुरेटेड को जलाएंगे, या जब हम संतृप्त किसी कंपाउंड को जलाएंगे, तो हमें क्लियर फ्लेम मिलेगी। जहाँ पर भी आपको क्लियर फ्लेम सुनाई दे, इसका मतलब वहाँ पर आपको ब्लू फ्लेम दिखाई देगी। तो जितनी ब्लू फ्लेम होगी उसका मतलब वो उतना सैचुरेटेड है, और जितना येलो फ्लेम आपको दिखेगा धुएं के साथ, तो वो क्या है? अनसैचुरेटेड है। इसका मतलब है जब सैचुरेटेड को हम जलाएंगे लगभग दहन 99 to 100% होगा, इसलिए वहाँ पर कोई भी धुआं धुआं उत्पन्न नहीं होता, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। लेकिन जब आप अनसैचुरेटेड को जलाते हैं तो वहाँ पर 100% दहन नहीं होता है। चाहे 90% दहन हुआ है तो 10% का क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो हमें इसीलिए वो येलो फ्लेम और उसके साथ धुआं दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय कहाँ है? तो ये अभी मैंने बताया, गुड़गांव या गुड़गांव, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते का चयन करें जिसका उद्देश्य आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग को सुनिश्चित करना है। तो यह है दोस्तों कार्टाजेना प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल को स्थिर रखते हुए गति के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ाने के साथ अभिकेंद्री बल किस प्रकार परिवर्तित होते हैं? तो ये इसका मतलब है कि पहले आपके पास छोटा सा वृत्ताकार पथ है, यानी कि इसकी त्रिज्या कम है। उसके बाद आपने चाल बिल्कुल सेम रखी, जितने यहाँ पर ये घूम रहा था उतना ही इस बड़े वाले में इतनी चाल से यहाँ पर ये घूम रहा है। तो सीधी सीधी बात है, जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती है, त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ अभिकेंद्री बल कम हो जाता है। तो त्रिज्या इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अभिकेंद्री फोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सी कोशिका गोल और उभयावतल आकार की होती है? तो दोस्तों ये होती है आरबीसी। लगभग इस तरीके का इसका आकार होता है। तो आरबीसी का आकार क्या होता है? बाय कॉनकेव। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच संघटन निम्न में से कौन सा नियम पालन करता है? तो ये करता है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है वो यहाँ पर लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लेंस वस्तु की स्थिति पर विचार किए बिना हमेशा एक आभासी, सीधा और लघु प्रतिबिंब देगा? तो ये होता है दोस्तों अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या देगा? हमेशा आपको एक आभासी प्रतिबिंब देगा, सीधा देगा और लघु यानी कि छोटा प्रतिबिंब देगा। तो इसीलिए जो गाड़ियों के शीशे लगे होते हैं, जो बैक मिरर लगे होते हैं, साइड मिरर, उनमें हमेशा अवतल लेंस, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और अवतल दर्पण का काम भी लगभग वही होता है। तो अवतल लेंस यानी कि अवतल लेंस जो निकट दृष्टि दोष में काम आता है उसे हम कहते हैं अवतल लेंस। ठीक है, और उत्तल लेंस का हमेशा यूज कहाँ पर होता है? दूर दृष्टि दोष, यानी कि जब निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं तो हम उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं, और वहाँ पर हम क्या करते हैं? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। लेकिन जब हमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है तो हम इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं और वहाँ पर हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संबंध का उपयोग गैस के मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि मास ऑफ गैस अंडर इंस्पेक्शन अपॉन मोलर मास। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष संघटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मोल फ्रैक्शन या मोल अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से किस पद का प्रयोग विपुंसन किए फूल को बटर पेपर से ढकने की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है? Which of the following term is used to denote the process of covering the emasculated flower with butter paper? तो ये हमेशा होता है दोस्तों बैगिंग में, यानी कि थैलीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय शब्द तब लिखा जाता है, यानी कि एक्वस शब्द तब लिखा जाता है जब अभिकारक या उत्पाद जल में विलयन के रूप में मौजूद होते हैं, यानी कि प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इन वाटर। जब जल में विलयन के रूप में अभिकारक मौजूद होते हैं या उत्पाद मौजूद होते हैं तो हम उसके पीछे ब्रैकेट में ए क्यू लिख देते हैं, यानी कि एक्वस, यानी कि जलीय सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र का अकार्बनिक और अजैविक घटक है? तो वाटर क्या होता है? अकार्बनिक। वाटर में कोई भी कार्बन नहीं है। यदि यहाँ पर हम मृत पोषित की बात करते हैं तो मृत पोषित में हमेशा कार्बन पाया जाता है, पौधों में भी हमेशा कार्बन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनियम आयनों में स्थिर करने में सक्षम है? तो इसका आंसर हो जाएगा एना बिना, यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो ये है एना बिना नोस्टॉक। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम प्रजातियों से जगत में जाते हैं तो सामान्य अभिलक्षणों की संख्या क्या होती है? तो जब हम प्रजातियों से जगत की ओर रुख करते हैं, ठीक है, तो सामान्य जो अभिलक्षण है यानी कि कॉमन कैरेक्टर हैं वो हमेशा कम हो जाते हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी कण को फेंकने या प्रक्षेपित करने के बाद किस प्रकार की गति प्राप्त होगी? तो हम यहाँ पर कोई कण है, हम इसे इस तरीके से फेंकते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? इस गति को प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय ताप ऊर्जा जनरेटर को संचालित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम तापांतर कितना है? तो ये हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक पिंड अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में तब तक रहता है जब तक कि किसी बाह्य बल द्वारा उसे विपरीत कार्य करने के लिए मजबूर न किया जाए? तो सीधा सीधा आंसर है न्यूटन की गति का पहला नियम। अगला क्वेश्चन है,
स्थिर कार्बनिक मध्यवर्ती में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका द्रव्यमान दूसरों से अधिक होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का, इसलिए यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा डी, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परिघटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है? तो प्रकाश का अपवर्तन आपको जब डिलेड सनसेट दिखाई देगा, जब सनसेट के बाद भी आपको सूर्य दिखाई देता है, या सूर्योदय से पहले भी आपको कुछ सूर्य दिखाई देता है, या सितारों का टिमटिमाना, ये तीनों क्या है? अपवर्तन से संबंधित हैं। लेकिन जो डायनेमिक एंड वाइब्रेशंस है, गतिशीलता और कंपन है, ये परावर्तन अपवर्तन के कारण नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जीव डेंगू रोगाणु वाहक है? तो ये हो जाएगा दोस्तों माडा एडीज मच्छर। तो आपको बताना है मलेरिया का वाहक कौन सा है, मलेरिया का वाहक कौन सा है? तो आपको ये कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण का नियम किन सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया गया था? तो संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन की गति के दूसरे और तीसरे नियम के आधार पर तैयार किया गया था, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन का आयोडीनीकरण किसकी उपस्थिति में किया जाता है? तो हमेशा ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में किया जाता है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें उच्च संपीड़ितता होती है? संपीड़ितता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी। जैसे आप गैसों को कंप्रेस करेंगे, जितना ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गैस। जैसे कि आपका एलपीजी गैस सिलेंडर, उसका ही उदाहरण ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ गर्म करने पर पीला फॉस्फोरस क्या प्रदान करता है? तो ये प्रदान करेगा PH3, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया के माध्यम से जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को उर्वरकों में बदला जा सकता है? तो ये कंपोस्टिंग हम इसे कहते हैं, यानी कि खाद का निर्माण करना हम इसे कहते हैं, तो कंपोस्टन या कंपोस्टिंग हम इसे ही कहते हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कि आप घर में भी बनाते होंगे कंपोस्ट खाद, तो बिल्कुल वही प्रक्रिया ये है। अगला क्वेश्चन है, इको पैक्ट यानी कि इको समझौता क्या है, जो हाल ही में खबरों में देखा गया? तो इको पैक्ट क्या था? लो कार्बन कंक्रीट। तो ये है लो कार्बन यानी कि निम्न कार्बन कंक्रीट। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो 15 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले अवतल दर्पण से दूरी, वस्तु की दूरी की रेंज यानी कि परास कितनी होगी? तो ये होगी 0 से 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पी ऑफ द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कीटनाशक रसायन का चयन कीजिए जिसका उपयोग कृंतकों को नष्ट करने के लिए किया जाता है और यह स्टॉकहोम सम्मेलन में सूचीबद्ध स्थायी कार्बनिक प्रदूषण के रूप में सूचीबद्ध है। तो यह है एड्रीन, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे कण में पिन्ना कहाँ पाई जाती है? यानी कि वेयर इज द पिन्ना फाउंड इन आवर एयर? तो ये होती है दोस्तों आउटर एयर में, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा लुप्त प्राय स्तनपायी मेथुसेलह की दाढ़ी पर निर्भर है, जो भोजन के लिए विश्व की सबसे लंबी शैवाल प्रजाति है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कस्तूरी मृग। और आपको बताना है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रबल अम्ल कौन से आयन देते हैं? तो जितना ज़्यादा प्रबल अम्ल हो जाएगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो उतने ज़्यादा H+ आयन देगा, और जितना ज़्यादा बेसिक होगा वो उतना OH नेगेटिव आयन देगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा की प्रकृति क्या होगी? तो ये हमेशा नेगेटिव होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण से संबंधित है, यानी कि होमोजीनस मिक्सचर से संबंधित है? तो यह है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो इसका मतलब है कोई समांगी मिश्रण है, आपने जल में नमक को घोला या चीनी को घोला, तो जितना आपको यहाँ के एक सिप का टेस्ट मिलेगा उतना ही मीठा आपको यहाँ वाले सिप में भी लगेगा।
इसके लिए एक ही शर्त है कि पूरी तरीके से चीनी घुली हुई होनी चाहिए, इसे हम कहेंगे दोस्तों समांगी मिश्रण। और इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि यहाँ पर भी उतना ही ज़्यादा चीनी और पानी का मिश्रण आपको मिलेगा और वहाँ यहाँ पर भी इतना ही आपको टेस्ट और मिश्रण मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो होमोजीनस मिश्रण भी हम इसे ही कहते हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के संरक्षण के लिए गंगा एक्शन प्लान ने मल्टी कोर परियोजना कब शुरू की? तो ये 1986 में ये शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो ये की थी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने इसकी व्याख्या की थी, तो इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंचुए की गतिविधि से प्रभावित मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं ड्रिलोस्फेयर। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गन में निम्न में से किस प्रकार का अंतराणु बल मौजूद होता है? तो इसमें हमेशा डिस्पर्जन फोर्सेस काम करते हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पारितंत्र में निम्न में से कौन तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण है? तो तृतीयक उपभोक्ता यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है दोस्तों, कार्निवोरस होते हैं, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, मांस खाते हैं, मांस पर निर्भर रहते हैं, यानी कि वो शाकाहारी नहीं होते हैं। तो ये है लॉयन। तो तृतीयक उपभोक्ता हमेशा कार्निवोरस आपको मिलेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता आपको कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों मिलेंगे, और प्राथमिक उपभोक्ता आपको सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोरस मिलेंगे। तो डी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर से पृथक प्रत्येक गोले पर 6.1 इंटू 10⁻⁷ कूलाम के आवेश वाले दो रोधित आवेशित तांबे के गोलों के बीच स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण का पारस्परिक बल कितना होगा? तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन HCl की क्रिया से आमाशय की भीतरी परत की रक्षा करता है? तो ये करता है दोस्तों मस्कस यानी कि श्लेष्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पृथ्वी पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा? तो ये करेगा दोस्तों राइजोबियम। सभी को इसका आंसर पता होगा। अगला क्वेश्चन है, केरल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है अनामुडी सोला नेशनल पार्क। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रकृति में एक परमाणुक है? तो कार्बन क्या है, प्रकृति में एक परमाणुक होता है। आपको C2, C3, C4 के रूप में ये नहीं मिलेगा। जबकि आप ओजोन को देखेंगे तो O3, ऑक्सीजन को देखेंगे तो O2, हाइड्रोजन को देखेंगे तो H2। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन का एक अपर रूप है। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, यानी कि ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें ओजोन यहाँ पर मिलता है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के कुल 50 क्वेश्चन। तो ये 6वीं वीडियो थी, आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, फॉरेस्ट नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक, टेक केयर।